हेलो बच्चों, मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए बीएससी बीकॉम का जो पेपर होने वाला है बीकानेर यूनिवर्सिटी का हिंदी भाषा व्याकरण एवं संप्रेषण, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथ के साथ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी बता देता हूँ आपको कैसे मिलने वाली है पीडीएफ। आपको इस पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जो नीचे जो लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम के चैनल के लिंक पर जाकर जरूर से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पर यहाँ पर ये जो सबसे नीचे यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी जनरल हिंदी सेकंड सेमेस्टर की। ये रही पूरी की पूरी पीडीएफ। और सारे के सारे विद्यार्थी टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लो, सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका। के सारे विद्यार्थी जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होगा ये। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो भाषा का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, व्यापक होता है, मतलब बहुत बड़े स्तर पे भाषा को बोला जाता है। और इसका अपना व्याकरण होता है। तो भाषा की क्या होती है, खुद जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, साथ के साथ इसका खुद की क्या होती है, व्याकरण भी होती है। तो आप कोई भी हिंदी, जब आपने हिंदी बोलना सीखा होगा तब आपने कड़े से सीखा होगा। उसके बाद में आपने संज्ञा के बारे में अध्ययन किया, सर्वनाम के बारे में विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि विच्छेद, हर चीज़ के बारे में अध्ययन किया है, तब आपको हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ हुई है। तो यही है, कोई भी विषय होता है उसका, कोई भी भाषा होती है, कोई भी होती है, उसकी व्याकरण इसीलिए होती है। व्याकरण एक वैज्ञानिक पद्धति होती है जिसके माध्यम से आप किसी भी भाषा को सीख सकते हो। इसका उपयोग सरकारी साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में होता है। और जो आपको हिंदी भाषा है इसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में होता है, जैसे सरकारी क्षेत्र हो गया, साहित्यिक और शिक्षा के क्षेत्र में होता है। इसके विपरीत बोली का क्षेत्र सीमित होता है। और जो बोली होती है ना, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जैसे मैं बोली समझाऊं आपको, आप जब बीकानेर यूनिवर्सिटी के छात्र हो, आपके साइड में जो मारवाड़ी है वो बोली जाती है, समझ में आ गया। और मारवाड़ी क्या बोली है, अब ये कहाँ पर बोली जाती है, आपके क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। अब यहाँ से चले जाओगे आप कोटा की तरफ, तो क्या आपकी भाषा वहाँ पर बोली जाती है, नहीं बोली जाएगी। समझ में आ गई। आप इधर की साइड आ जाओ, चूरू की साइड में, तब भी आपकी भाषा, शायद चूरू तो आपसे अटैच्ड है एकदम, लेकिन आप और कहीं दूसरे क्षेत्र में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, क्या वहाँ पर आपकी बोली बोली जाएगी, नहीं बोली जाएगी। लेकिन हिंदी भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, वो कहाँ पर बोली जाती है, पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। अंग्रेजी पूरी विश्व भर में बोली जाती है। तो बोली होती है वो एक सीमित क्षेत्र तक होती है, और भाषा है वो क्या होती है, उसका क्षेत्र व्यापक होता है, जो बहुत आपके सामने बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इसका कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता है, ये सिर्फ बोलचाल में प्रयुक्त होती है। और अब थारी मारवाड़ी भाषा है आपकी मारवाड़ी भाषा है, उसकी कोई व्याकरण थोड़ी है। अगर आपको ऐसे बोला जाए, आपके माता पिता ने आपको मारवाड़ी बोलना सिखाया है, अब उनसे कहो कि आप जो मारवाड़ी में शब्द बोलते हैं इनको लिख कर दिखाओ, इनकी व्याकरण दिखाओ, तो नहीं है। लेकिन हिंदी भाषा की व्याकरण है, अंग्रेजी भाषा की व्याकरण है। समझ में आ गया आपके सामने। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, उसमें व्याकरण का प्रयोग होता है। ये संस्कृति, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है। बोली का क्षेत्र छोटा होगा, इसका व्याकरण भी नहीं होता है। हिंदी की वर्णमाला में कितने व्यंजन और स्वर हैं। तो हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें कुल 11 स्वर हैं, ए आ ई उ और 33 कुल व्यंजन देखने को मिलते हैं। तो हिंदी भाषा है उसमें कुल कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं। समझ आ गया। तो आपको बताने की जरूरत नहीं, सभी बच्चे को पता है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो मनोहर का शब्द का क्या होता है, मन प्लस हर, मन प्लस हर आपका संधि विच्छेद देखने को मिलेगा। और इसमें कौन सी संधि आपके सामने, विसर्ग संधि है वो देखने को मिलती है। कौन सी संधि देखने को मिलती है, विसर्ग संधि है वो देखने को मिलती है इसके अंदर आपके सामने। अगले वाला टॉपिक है प्राधीन में। प्राधीन में कौन सा उपसर्ग और मूल शब्द है। तो जो प्राधीन शब्द होता है उसमें उपसर्ग पर है और मूल शब्द कौन सा, अधीन। तो क्या होगा, पर प्लस अधीन होगा, पर प्लस अधीन होगा। समझ में आ गया आपके सामने, कौन सा होगा, पर प्लस अधीन होगा। पर उपसर्ग है और अधीन है वो क्या आपके सामने, अधीन है वो आपके सामने इसमें जो मूल शब्द है। समझ में आ गया। और इसका अर्थ दूसरों पर निर्भर करता है मूल शब्द का। वाक्य के प्रमुख अंग कौन से होते हैं। तो वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और विधेय। समझ में आ गया। अच्छे से याद कर लेने वाला प्रश्न देखने को मिलेगा। वाक्य होता है उसके 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे आप अपने दोस्त के बारे में कुछ कह रहे हो, आपने एक पत्र लिखा, उसमें अपने दोस्त से कुछ कह रहे हो कि कैसे मोहन तुम कैसे हो।
समझ में आ गया। आजकल तुम कहाँ रहते हो, इस प्रकार की बातें कही, उसको उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। अब मोहन के उद्देश्य क्या था, मोहन तुम कैसे हो, और आजकल मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, कैसे खराब हुई, ये क्या है, विधेय है। समझ में आ गया आपके सामने। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। कोई व्यक्ति है, मोहन है, सोहन है, आपके गांव में पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या पर कुछ कहा जा रहा है, उसको उद्देश्य कहा रहा है। विधेय क्या होता है, और पानी की समस्या वो कैसे उत्पन्न हुई। पिछले कई दिनों से आपके सामने जो ट्यूबवेल थे आपके गांव की, वो खराब हो चुकी है। आपके जो और संसाधन थे पानी के आपके गांव में आने के, वो भी अवरोध हो चुके हैं, अवरोधित हो चुके हैं, बाधित हो चुके हैं, वो पानी नहीं आ पा रहा, वो क्या है, बाधित है। समझ में आ गया आपके सामने। अली और आली शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अली क्या होता है, भोरा, और आली शब्द क्या होता है, सखी। अली शब्द क्या होता है, भोरे को बोला जाता है, और आली शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, सखी के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगले वाला पॉइंट है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है पूरी तरीके से अनपढ़ या निरक्षर। तो आपने काफ़ी बार इसको तो सीखा होगा, जो आपके पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अक्सर इसी का प्रयोग करते हैं कि भाई हम तो क्या है, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। सुना होगा ना। इसका अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति है जो अनपढ़ व्यक्ति है, उसके लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि भाई चाहे काला अक्षर हो चाहे काली भैंस हो, उनके लिए तो दोनों समान है। तो भैंस को भी वैसा ही समझते हैं जैसे काले अक्षर को समझते हैं। अधिसूचना क्या होती है, अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है, जिसके माध्यम से किसी नियम, कानून और सरकारी आदेश को सार्वजनिक किया जाता है। तो अधिसूचना क्या होती है, कोई भी जो सरकारी गजट होता है। सरकारी गजट क्या होता है, सरकारी गजट होता है जहां पर सरकार के द्वारा कितना खर्चा किया गया, कितना व्यय किया गया, सरकार की सूचनाएं, सरकार की योजनाएं जहां पर प्रकाशित होती हैं। एक प्रकार का सरकारी अखबार होता है, उसको क्या बोला जाता है, सरकारी गजट के नाम से बोला जाता है। उसमें जितनी भी जो सूचनाएं प्रकाशित होती हैं, जिसके माध्यम से कोई नियम के बारे में आपको पता चल गया, कोई कानून के बारे में और सरकारी आदेश के बारे में पता चल गया, उसी को क्या कहा जाता है, अधिसूचना के नाम से जाना जाता है। अगला है, संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य किसी विस्तृत लेख, गद्यांश और उसकी मूल भावना, विचार व तथ्यों को बिना बदले कम शब्दों में प्रस्तुत करना। तो नाम से समझो संक्षेपण। संक्षेपण को आपको संक्षिप्त शब्द कहीं पे दिखाई दे रहा है ना, तो संक्षिप्त शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई भी चीज को छोटे शब्दों में लिख दिया। जैसे आपने क्या कहा, क्या कर रखा था, आपके सामने एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था, आपको उसने 3 लाइनों में लिख दिया उस चीज को। समझ में आ गया। अब आप, मैं एक और समझाओ, आप अपने दोस्त के साथ बीकानेर में जीण माता के मंदिर में घूमने के लिए चले गए, है ना। अब आपने क्या, अपने घर वालों को बताने लगे कि पहले मैंने बाइक ली, फिर बाइक से अपने दोस्त को लिया, फिर वहाँ से हम यहाँ पर ढाबे पर रुके, वहाँ पर चाय पी, फिर आगे गए, फिर हमें ये गांव में मिले, वहाँ पर ऐसे ऐसे खूबसूरत पहाड़ थे, ऐसे ऐसे रास्ते थे, वहाँ पर हमारा ये रिश्तेदार मिल गए, फिर हम मंदिर में गए, ये किया वो क्या, सारी चीज़ें बता दी। और एक दोस्त ने क्या किया, सीधा बताया कि यहाँ से क्या, यहाँ से हम एक बाइक लेकर चले गए और बीच में वो रिश्तेदार मिले, फिर मंदिर में ये किया और फिर घर वापस आ गए। ये क्या था, उस चीज को आपने संक्षिप्त में बता दिया। अगले वाला है, निबंध के प्रमुख अंग कौन से होते हैं। तो निबंध के 3 प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। कोई भी निबंध लिखते हो उसके बारे में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रस्तावना लिखी जाती है। विषय वस्तु, विषय विस्तार का क्या होता है, कोई भी जो विषय पर लिखते हो, जैसे मैं आपको समझाऊं, और फिर उपसार लिखा जाता है। अब अपन निबंध लिख रहे हैं आतंकवाद के ऊपर, तो सबसे पहले अपन प्रस्तावना लगाएंगे। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है कि निबंध वास्तविकता में होता क्या आतंकवाद, कोई भी शब्द की जो परिभाषा या उसकी रूपरेखा तैयार की जाए कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जो काफ़ी दिनों से चली आ रही है। इसमें क्या होता है, कुछ गलत विचारधारा के लोग गलत कृत्य करके एक जो नरसंहार करते हैं या फिर जो मानव जाति उसको परेशान करने का कार्य करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, आतंकवाद कहा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। जो आपने कोई भी विषय वस्तु के बारे में बताया है, कोई भी विषय के बारे में आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताई, उसको प्रस्तावना कहा जाता है। अब विषय विस्तार क्या होता है, आपने क्या किया, कोई भी विषय था, कोई भी सब्जेक्ट था, उसके ऊपर आपने क्या किया, डिटेल में बताया। फिर उसका आतंकवाद था, उस पर आपने डिटेल में बताया आतंकवाद की शुरुआत कैसे हुई, आज के दिन आतंकवाद कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर वो आतंकवाद की जड़ें फैली हुई हैं, कौन से ग्रुप है वो इससे जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया। और उपसंहार क्या होता है, आखिर में आपने क्या कर दिया, निष्कर्ष करके चीज़ों के बारे में बताया है कि हमें आतंकवाद से इस प्रकार से बचना चाहिए, हम किस प्रकार से इसका सामना कर सकते हैं। ये तो था आपके लघुत्तर जो जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को अपन देखेंगे।
हिंदी भाषा के प्रमुख क्रिया विशेषण व सर्वनाम और विशेषण संबंधित विशेषताओं को संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। क्रिया, सबसे पहले क्रिया क्या होती है? हिंदी में क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन और कार्य के अनुसार बदलता रहता है। तो क्रिया मैंने पहले भी समझाई थी। क्रिया क्या, आपके सामने जो कर्ता हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, उनके अनुसार बदलती रहती है। जैसे लड़का जाता है, लड़की जाती है। तो आप ऐसे बताओ ना कि लड़का होता है, वैसे थोड़ी कहता है कि मैं खाना खाती हूँ, नहीं कहता ना ऐसे। वैसे तो कहेगा कि मैं खाना खाता हूँ। तो क्रिया क्या, वचन बहुवचन के हिसाब से बदल जाएगी। वे जाते हैं, समझा, वे जा और वह जा रहा है, आ गया ना अंतर। तो यही है क्रिया क्या, वचन के हिसाब से, लिंग के हिसाब से और कार्य के अनुसार खुद को बदलती रहती है। सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं। तो आपको पता है सर्वनाम वही शब्द होते हैं जिनको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे राम आम खाता है, राम स्कूल गया, राम घर आ रहा है। तो इसमें राम की जगह पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? वह का प्रयोग कर सकते हैं। राम आम खाता है, वह घर जाता है, ऐसे प्रयोग कर सकते हो ना। तो राम की जगह आपने किन शब्दों को प्रयोग किया? राम संज्ञा है, उसकी जगह वह को प्रयोग किया, वो क्या है? सर्वनाम है। अगला क्या है? विशेषण। ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जो आपके सामने विशेषण कौन होते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। हिंदी में विशेषण अक्सर विशेष्य से पहले आते हैं। तो हिंदी भाषा होती है, इसमें विशेषण क्या आपके सामने हमेशा विशेष्य से पहले आते हैं। जैसे सुंदर फल हो गया, लाल सेब हो गया, ये सब आपके सामने क्या होते हैं? आपके सामने विशेषण हमेशा विशेष्य से पहले आते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, यूनिट फर्स्ट में आपको चौथा में प्रश्न आ सकता है, शब्द भंडार से आपका क्या तात्पर्य है? हिंदी में शब्द भंडार की संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो शब्द भंडार का तात्पर्य किसी भी भाषा में मौजूद सभी तत्वों को, सभी शब्दों का संग्रह है। मतलब शब्द भंडार क्या होते हैं? कोई भी भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, कोई भी भाषा है, उसमें कितने शब्दों का जो भंडार है उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे आप कोई भी शब्द बोल रहे हो हिंदी में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, ये किसका हिस्सा है? शब्द भंडार का हिस्सा है। आपने डिक्शनरी देखी होगी बचपन में, शब्दकोश। शब्दकोश में क्या होता है? शब्दों का ही कोश होता है, शब्दों का ही भंडारण होता है। हिंदी का शब्द भंडार बहुत विशाल और समृद्ध है, क्योंकि केवल संस्कृति नहीं बल्कि अरबी, फारसी और अन्य भाषाओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं। मतलब अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का शब्दकोश बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है हिंदी का शब्दकोश? क्योंकि इसमें सिर्फ एक भाषा नहीं देखने को मिलती है आपके सामने। हिंदी में आपको सिर्फ एक भाषा ही नहीं देखने को मिलती है, बल्कि इसमें अलग अलग भाषाएं, संस्कृति के शब्द हैं। अग्नि है, संस्कृत का शब्द है। आग हिंदी का शब्द बना दिया आपने। समझ में आ गया आपने? आपने बोला कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बोलते हो ना, तो कॉलेज शब्द किसका है? अंग्रेजी शब्द है। समझ में आ गया आपके सामने? तो ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। आपने कहा कि भाई जाओ एक गिलास लोटा मुझे पानी का ला के दो, किसका शब्द है? वो स्थानीय शब्द है, स्थानीय भाषा का। इस तरीके से जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ के साथ बहुत से फारसी शब्द हो गया आपने, है ना, बहुत से जनाजा शब्द हो गया। इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये जो फारसी पारसी जितने भी शब्द हैं उनको हिंदी भाषा में समेटे हुए। हिंदी के शब्द भंडार का मुख्य रूप 4 भागों में बांटा गया। तो हिंदी का जो शब्द भंडार उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, जो शब्द जिन शब्दों का हिंदी भाषा में सीधा का सीधा प्रयोग किया जाता है, जैसे अग्नि और वायु। समझ में आ गया? तो ये कैसे शब्द हैं? ये सीधे के सीधे शब्द हैं जिनका उपयोग किया जाता है, उनको तत्सम शब्दों के नाम से जाना जाता है। तत्व शब्द संस्कृत से रूप बदल कर आए हैं, जैसे आग और वायु है, ये क्या है आपके सामने? संस्कृत से रूप बदल कर आए हैं आपके सामने। अग्नि से आग होता है, वायु से हवा का उपयोग होता है। देशज स्थानीय बोली के शब्द होते हैं कुछ, पगड़ी और लोटा, ये कैसे शब्द होते हैं आपके सामने? ये स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं। विदेशी भाषाओं से आए शब्द, डॉक्टर और स्कूल विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं आपके सामने? इन शब्दों को आपके सामने जो विदेशी भाषा से इन शब्दों को प्रयोग किया जाता है डायरेक्ट। समझ में आ गया? अब आप बात करें अपन यूनिट नंबर 2 की। समास को परिभाषित करते हुए इसके भेदों को लिखिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द निकले, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने? समास कहा जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग किया आपने और उससे मिलकर कोई एक नया सार्थक शब्द निकल रहा है। राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। समझ में आ गया आपके सामने? 2 शब्द थे, राजा प्लस पुत्र, उनको जोड़ा, एक शब्द बन गया राजपुत्र। इससे क्या है? एक नया शब्द की उत्पत्ति हुई है।
इसमें शब्दों के बीच में विभक्तियां विलुप्त हो जाती हैं। तो इनसे क्या हो जाता है, दो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, उनमें जो अर्थ था उनका वो अलग अलग हो जाता है और उससे एक अर्थ निकल कर आ जाता है। इसके कुल 6 आपके सामने डिफरेंस है। पहला कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। इसमें क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है, जैसे यथा यथा शक्ति, यथा प्लस शक्ति। तत्सम समास, कारक चिन्हों का लोप होता है, जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है, जैसे राजा का पुत्र हो गया आपके सामने। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, नील प्लस कमल, नीला है जो कमल, समझ आ गया। कमल कैसा है, नीला है, क्या बता रहा है, विशेषण विशेष्य की आपके सामने संबंध प्रकट हो रहा है। कमल की विशेषता क्या है, वो नीला है। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची होगा, चौराहा। द्विगु कैसा होगा, द्विगु क्या, दो से याद कर लो, जिस जहां पर पहला जो चौराहा हो गया, जहां पर 4 रास्तों के समूह को बोला जाता है। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होंगे, माता पिता, दोनों शब्द क्या प्रधान है, माता और पिता, दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अपना महत्व है, दोनों ही प्रधान होंगे इसके अंदर। बहुब्रीहि समास, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत देते हैं, जैसे दशानन, 10 सिर हैं जिसके, वो क्या है, बहुब्रीहि समास है, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का आपके सामने प्रयोग हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, इतना सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। मेरा प्रयास है कि आपको मॉडल पेपरों के माध्यम से अच्छे से पढ़ाया जाए सारी की सारी चीज़ें। उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्दों को बताइए। जो शब्द पहले लगते हैं वो क्या होते हैं आपके सामने, उपसर्ग होते हैं। जैसे विशेषण, वी प्लस शेष, तो विशेष बन गया आपके सामने। अज्ञान, अ प्लस ज्ञान, अज्ञान बन गया। प्रहार, प्र प्लस हार, सुपुत्र का सु प्लस पुत्र, और अनु प्लस शासन, तो अनु प्लस शासन क्या, अनुशासन हो गया। तो उपसर्ग को पहले याद को, उप मतलब पहले लगता है, समझ आया, पहले आता ना, उप कोई भी चीज़ पहले होती है, उसके बाद में बाद में होती है। तो उपसर्ग पहले आएगा और प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगते हैं। जैसे लिख प्लस आई, लिखाई हो गया। समाज प्लस एक, सामाजिक हो गया। मानव प्लस ता, मानवता हो गया। लड़ प्लस आई, लड़ाई हो गया। गाना प्लस गान, गाने वाला क्या हो गया, गाने वाला हो गया। समानार्थक और विलोम शब्दों के महत्व को समझाइए। तो समानार्थक शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, दोनों क्या महत्व होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। समानार्थक शब्द क्या होते हैं, इनका महत्व भाषा को अधिक प्रभावशाली और समर्थ बनाने के लिए होता है। तो जो आपके सामने जो समानार्थक शब्द होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि भाषा है वो और ज़्यादा प्रभावशाली बन सके और समृद्धशाली है वो बन सके। ये वे शब्द एक ही नाव के दो अलग अलग शब्दों में व्यक्त करने की सुविधा देते हैं। समानार्थी शब्द कैसे होते हैं, जो आपको एक ही शब्द है, जैसे कि आप जो गगन है उसका, आकाश है उसको गगन भी बोल सकते हो, अंबर भी बोल सकते हो, है ना। आपके पास अब क्या, आपके पास शब्दों का भंडार बढ़ गया, उसी शब्द को आप अलग अलग भाषा में उपयोग करके लिख सकते हो, जिससे भाषा को बोलने में विविधता आती है आपके सामने। और एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करने से बचा जा सकता है। तब आप बार बार आप आकाश क्यों बोलो, आप गगन भी बोल सकते हो, अंबर भी बोल सकते हो, इन प्रकार के शब्दों को प्रयोग किया जा सकता है। समझ आ गया। तो समानार्थी शब्द आपके शब्द भंडार को बढ़ाने का कार्य करते हैं, आपको भाषा शैली उसको और विविध और सुंदर और शानदार बनाने का कार्य करते हैं। विलोम शब्दों की बात करें, इनका महत्व विचारों को स्पष्टता और गहराई से लाने का होता है। तो विलोम शब्द क्या होते हैं, इनका कार्य होता है, इनको जो विचार होते हैं इनको स्पष्टता से और गहराई से पेश किया जाए, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। यह शब्द अर्थों के विपरीत दिखाकर भावों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करते हैं। और ये शब्द क्या करते हैं आपके सामने, इनका अर्थ आपके सामने, विलोम शब्द क्या होगा, उल्टे शब्द होते हैं। समझ में आ गया आपके सामने, आने का जाना, है ना, खुशी का गम, तो कोई भी चीज़ है उसका उल्टा आपको समझ में आता है विलोम शब्दों में। इनका प्रयोग तुलना करने और किसी भी बात को दोनों और पहलू दिखाने में किया जाता है। तो कोई भी चीज़ को आप कंपैरिजन कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, दो अलग अलग पहलुओं के रूप में बता रहे हो, इसके लिए उसमें प्रयोग किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग से भाषा में क्या परिवर्तन आता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग से भाषा में कैसे परिवर्तन आता है, आपको इसके बारे में बताना है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं, और जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होते हैं ये भाषा में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। पहला है सजीवता और रोचकता। यह भाषा को नीरस होने से बचाते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, जो भाषा होती है वो नीरस होने से बचती है और उसे जीवित बनाते हैं, और उसको क्या करते हैं, जीवित बनाने का कार्य करते हैं।
संक्षिप्तता की बात करें आपके सामने, ये कम शब्दों में बड़ी बात कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहली बात, अगर आपने कहा कि अधगल गगरी छलकत जाए, आपका दोस्त है, उसको ज्ञान कम है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो आपने तुरंत कह दिया कि अध जल गगरी छलकत जाए, बोल दिया आपने। अब क्या, बात सुनने में अच्छी लगी, समझ में आ गया, सामने वाले को समझ में आ गई। दूसरी बात क्या, छोटे शब्दों में आपने सब कुछ कह दिया। अब आप क्या करते हैं, आप उसको कई देर तक समझाते हैं, कोई मतलब नहीं है, एक सेंटेंस कहा और सामने वाला समझ गया, रोचक की रोचक बात हो गई और छोटे शब्दों में समझ में भी आ गई। प्रभावशालीता, इनके प्रयोग से भाषा में विशिष्टता आती है और वक्ता श्रोता पर अधिक प्रभाव डालता है। तो क्या होता है, इनका जैसे प्रयोग करते हो आप, तो इससे क्या भाषा को विशिष्ट बनती है, भाषा शानदार बनती है और वक्ता अपनी बात बोलने पर क्या होता है, अधिक प्रभाव डालता है। और साथ के साथ जो वक्ता होता है वो अपनी बात जब कहता है तो उसका और अधिक जो आपके सामने प्रभाव देखने को मिलता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, एक व्यवसायिक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो एक व्यवसायिक पत्र है, उसका प्रारूप तैयार करना आपको, तो ये तो छोड़ो, मैंने करवा दिया था पहले आपके सामने। अगले वाला प्रश्न है, निविदा और परिपत्र में क्या अंतर होता है। तो निविदा और परिपत्र में क्या अंतर होता है। निविदा क्या होती है, यह एक सार्वजनिक आमंत्रण होता है जो किसी सरकारी विभाग या संस्था द्वारा किसी कार्य को करने या वस्तु को खरीदने के लिए योग्य ठेकेदारों और फर्मों को प्रस्ताव मंगवाने के लिए जारी किया जाता है। तो निविदा क्या होती है, निविदा एक प्रकार का सार्वजनिक टेंडर होता है जो कोई भी सरकारी विभाग हो गया, संस्था हो गई, उससे काम करवाने के लिए क्या किया जाता है, वस्तु खरीदने के लिए जो ठेकेदार या फर्म होता है उससे प्रस्ताव मंगाने के लिए किया जाता है। जैसे आपके गांव की सड़क है, आपके या फिर आपका जो गांव है ना, उसके अंदर कोई पानी की टंकी बनानी है, तो इसके लिए कोई क्या निकाल जा रहा है, ग्राम पंचायत द्वारा एक निविदा निकाली गई कि जो भी ठेकेदार है 2 लाख रुपए में हमारे गांव की टंकी, पानी की टंकी का निर्माण करना है, जो भी ठेकेदार इच्छुक है वो क्या कर सकता है, इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, नीलामी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फिर नीलामी होती है और फिर जो सबसे कम प्राइस में बिड लगाता है उसको ये ठेका मिल जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, निविदा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सबसे उपयुक्त और किफायती प्रस्ताव चुनाव करना है। तो क्या होता है इससे, प्रतिस्पर्धा, ताकि अलग अलग प्रकार के ठेकेदार आएंगे, वो क्या फॉर्म भरेंगे, नीलामी होगी, तो इससे क्या होगा, सबसे बढ़िया आदमी मिलेगा और प्रतिस्पर्धा भी इससे बढ़ती है। परिपत्र की बात करें, एक ही संदेश जिसे एक कार्यालय या विभाग द्वारा एक ही समय पर कई व्यक्तियों या विभागों को भेजा जाता है। परिपत्र क्या होता है, एक ही प्रकार का जो संदेश होता है उसको कार्यालय या विभाग द्वारा एक ही समय पर आप कई लोगों को भेजा जाता है। जैसे आपके पास आपकी जो स्कूल है, कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा टाइम टेबल जारी किया गया या फिर ऐसे जारी किया गया कि 25 तारीख से आपकी एग्जाम होगी, तो यह आपकी सारी कॉलेजों को जारी होगा, आपको भी जारी होगा, तो इसी को क्या कहा जाता है, सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसे कोई सर्कुलर जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि आपके कॉलेज के 27 तारीख तक सभी कॉलेज वालों को अपना प्रैक्टिकल करवा लेना है, तो ये भी किसमें आएगा, आपके सामने सर्कुलर के नाम से जाना जाता है, जो कोई विभाग या कार्यालय द्वारा एक व्यक्ति को या विभाग को भेजा जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, किसी जानकारी या निर्देश को संबंधित विभाग को पहुंचा देना। समझ में आ गया, संबंधित विभाग तक कोई चीज़ पहुंचा दी, उसी को परिपत्र के नाम से जाना जाता है। सरकारी टेंडर लेने के लिए कोई भी चीज़ को निविदा जारी की जाती है, और परिपत्र कोई भी सरकारी विभाग या सरकारी जो कार्यालय उसके द्वारा कोई एक नोटिस दिया जाता है ताकि वो सारे लोगों तक जानकारी पहुंच जाए, उसी को परिपत्र के नाम से जानते हैं। अगले वाला है, पलवन के प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं। पलवन का अर्थ होता है किसी सुक्ति, कहावत या विचार को विस्तार पूर्वक समझाना। पलवन क्या है, 9 2 11 होना, इसको आप डिटेल में समझा रहे हो, उसी को क्या कहा जा रहा है, पलवन के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या होते हैं, मूल भाव का विस्तार, दिए गए विचारों के मूल भाव को समझाना और इससे विस्तार करना। मतलब आप जो भी कोई चीज़ बता रहे हो उसको आप डिटेल में समझाते हो, उसको विस्तार में समझाना क्या कहा जाता है, आपके सामने पलवन के नाम से जाना जाता है। अगला क्या, विचारों की क्रमबद्धता। पलवन में विचार क्रमबद्ध और तार्किक रूप से प्रस्तुत होने चाहिए। तो कोई भी विचारों को प्रकट कर रहे हो, आपको पलवन में कैसे प्रकट करते हैं अपन, उनको एक विस्तार रूप से आप प्रकट करने का कार्य करते हो, तार्किक रूप से प्रस्तुत करने का कार्य करते हो। सरल भाषा में प्रयोग, भाषा अगर पलवन की यूज करो तो सरल भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, प्रभावी ढंग से, प्रभावमय ढंग से उसको प्रस्तुत करना आना चाहिए आपको। उदाहरण और तर्क, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए प्रासंगिक बातों का प्रयोग करें, जैसे उपमा या तर्क दिए जा सकते हैं। तो आप अपनी बात कर रहे हो, उसको रोचक ढंग से प्रयुक्त करना जरूरी है।
अगला क्या है, नीचे एक संक्षेपण दिया, आप उसको संक्षेपण को बनाना है। जैसे आज का युग इंटरनेट विज्ञान का युग है, विज्ञान में जहां हमें अनेक सुविधाएं दी हैं वहां पर कुछ दुष्प्रभाव भी दिए हैं। मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर हमारे जीवन का भिन्न हिस्सा बन गए हैं, लेकिन हम इस दूसरे से जुड़ गए हैं। जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कई काम कर सकते हैं, लेकिन अधिक प्रयोग से हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें इनका प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। तो इसमें क्या संक्षेपण में, संक्षिप्त में बताना है, विज्ञान के इस युग में मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी तकनीक ने हमें क्या दिए हैं, सुविधाएं दी हैं। संक्षिप्त में बताना है, इसकी पहली लाइन जोड़ दी। इससे कि इसके क्या फायदे, इसमें दो चीज़ बताई गई है। फायदों में इसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर ज़्यादा प्रयोग करोगे तो इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, इसलिए हमें समझदारी से इनका उपयोग में करना चाहिए। तो यह आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट मॉडल पेपर है। जाओ और जाकर जो मैंने डाल रखा है यहाँ पर आपके सामने जो टेलीग्राम चैनल पे, जरूर से ज्वाइन कर लेना। आगे जितने पेपर होंगे सबके फ्री में PDF मिलने वाली है आपको। धन्यवाद।